वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो ये प्रश्न हैं आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे वो परीक्षा आपकी एलटी कमीशन हो या एलटी टेट हो या पीजीटी हिंदी हो या फिर नेट सेट जो भी हो, वहाँ पर आपसे ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी विजिट करिए। सारे के सारे जो वीडियोस हैं वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। देखिएगा, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो न्यू बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, आगे शुरू करता हूँ मैं देखिएगा, यहाँ पर आपके समक्ष पैम्पलेट दिखाया जा रहा है। अगर आप न्यू ईयर में कोई भी न्यू बैच शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो एलटी कमीशन का हो, एलटी टेट का हो या फिर पीजीटी हिंदी कमीशन का हो, कोई भी हो, इन तीनों में अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है 8219312129, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ये जो जितने भी कोर्स होंगे ये सारे के सारे आपके 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल होइए, और जो फीस से संबंधित या कोई और जानकारी आपकी रहती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए, तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपको शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स को छूट भी दी जाती है फीस से संबंधित। ठीक है ना, तो अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आज जो आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ उसमें जो पहला तथ्य यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों में पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अवधी जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है, अतः अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी के दो अन्य नाम भी हैं, एक कौशली हो गया या कौशल हो गया और दूसरा बैसवाड़ी हो गया। तो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपके समक्ष दिए गए हैं। जितने भी आपको लगते हैं कि महत्वपूर्ण है तो सभी को आप नोट करते रहिएगा, जो भी आपने एग्ज़ाम विवेचना नाम से कॉपी बनाई होगी। फिर अगला तथ्य देखिएगा, यहाँ पर विद्यापति ने अबहट को क्या है, अबहट को देसिल बयीना कहा है। क्या है, देसिल बनिया कहा है या बयीना कहा है। अलग अलग जगह अलग अलग इसके लिए तथ्य दिए जाते हैं। पूछा जा सकता है अबहट को किसने देसिल बनिया या बयीना कहा है, तो ये विद्यापति के द्वारा कहा गया था। फिर आगे है, अबहट की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। पूछी जा सकती है कि निम्न रचना किस भाषा से संबंधित है। तो जो दूसरा ये देखिएगा, कई बार पूछा जाता है प्राचीन हिंदी किसे कहा जाता है, तो ये अबहट को ही प्राचीन हिंदी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अबहट की मुख्य रचनाएं हैं। एक तो देखिएगा, पहले नंबर पे यहाँ पर आ गई आपकी अब्दुल रहमान की संदेश रासक, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जो विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसके पश्चात अगली यहाँ पर जो रचना महत्वपूर्ण रहेगी तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर हो जाएगी। फिर अगली है दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरणन। तो यहाँ पर देखिएगा, सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये सारी आपकी अबहट में लिखी गई हैं। इसी के साथ याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है संदेश रासक किसकी रचना होगी, तो ये अब्दुल रहमान की हो जाएगी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचना हो जाएगी, विद्यापति की। और वर्ण रत्नाकर किसकी रचना हो जाएगी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। और जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये किसकी रचना हो जाएगी, दामोदर पंडित की। तो इस तरह से आप इन तथ्यों को भी याद करिएगा, महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है ये। फिर देखिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसकी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर की PDF और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स डेली सेंड किए जाते हैं, जिससे आप अच्छे से अपनी स्टडी को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, अष्टछाप के कवियों ने अपनी रचना ब्रजभाषा में की है। क्या है, जो भक्ति काल के अंतर्गत अष्टछाप के कवि आते थे, जिसमें 8 कवि प्रमुख माने जाते थे, उन्होंने अपनी जो रचना की थी वो किस भाषा में की थी, ब्रजभाषा में की थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। और जो रीतिकाल रहा है तो संपूर्ण रीतिकाल आपका रहा था ब्रजभाषा से संबंधित। फिर आगे देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। तो ये भी तथ्य काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है मध्यकाल में सर्वप्रथम किन कवियों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था, तो ये कृष्ण भक्त कवियों थे
जिन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। फिर आगे देखिए, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में क्या है, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम ब्रजभाषा से संबंधित कवि रहे हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि मिलान करिए कौन सा कवि किस क्षेत्र से रहा है जो ब्रजभाषा का प्रयोग करता था। जो बंगाल में रहते चंडीदास, गुजरात में रहते थे नरसिंह मेहता और महाराष्ट्र में तुकाराम। फिर आगे है ब्रजबुली। ब्रजबुली है ये ब्रजभाषा मिश्रित बांग्ला भाषा है। कैसी है जो ब्रजबुली, इसमें एक तो ब्रजभाषा का प्रयोग होगा ही होगा, दूसरा इसमें बंगला भाषा का भी प्रयोग होता है। दोनों बोलियों का जो मिश्रण है उसे ब्रजबुली कहा जाता है। फिर आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है इन्हें देख लेते हैं। सूरदास ने सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि जो भक्ति काल के कवि हैं, खासकर कृष्ण भक्त कवि, इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। जो सूरदास थे यह भी आपके कृष्ण भक्त कवि थे। तो नॉर्मल सी बात है, जब ये कृष्ण भक्त कवि हैं तो ब्रजभाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो इनकी जो रचनाएं कौन कौन सी है, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों ही इनकी रचना है और तीनों को ही इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। तो इन तीनों रचनाओं को याद रखिएगा, पूछी जाती हैं ये परीक्षा में। फिर आगे देखिए, रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की रचना ब्रजभाषा में की है। तो जो रसखान थे ये भी कृष्ण भक्त कवि थे और जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, दोनों ही इनकी रचनाएं हैं और ये दोनों ही ब्रजभाषा में रचित हैं। फिर आगे देखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना ब्रजभाषा में की है। कौन सी रचना है, उद्धव शतक। कौन है इसके रचनाकार, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। उनके लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वो दोनों फ्री हैं, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक में सेंड करता रहता हूँ। फिर आगे देखिए, लगभग 700 वर्षों के ब्रजभाषा काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित रही। क्या है, जो 700 वर्षों तक जो ब्रजभाषा है ये आपके काव्य भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित या एक तरह से इसका एक छत्र राज रहा है 700 वर्षों तक। हिंदी काव्य या फिर जो भारतीय काव्य है इसमें इसने 700 वर्षों तक एक छत्र राज किया था। फिर आगे देखिए, ब्रजभाषा के प्रधान स्वरूप 3 हैं। क्या है, जो ब्रजभाषा के प्रधान स्वरूप हैं ये 3 हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी ब्रजभाषा का क्षेत्र मैनपुरी, एटा, बंदायूं, बरेली है। पश्चिमी अथवा केंद्रीय ब्रजभाषा, इसका देखिए मथुरा में, आगरा में, बुलंदशहर में है। फिर जो दक्षिणी रहेगी इसके जो क्षेत्र रहेंगे भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आपने याद रखिएगा। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन ने ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से स्वीकार किया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। पूछा जा सकता है कि किस विद्वान के द्वारा ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से स्वीकार किया जाता है, तो ये राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। इसके पश्चात देखिएगा आगे है, 8वीं शताब्दी में सिद्ध सरप्पा की भाषा में ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं। तो ये भी तथ्य महत्वपूर्ण रहेगा। फिर जो आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। इसका तो आपने ढंग से नोट अपनी कॉपी में बनाना है। देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी चलती हुई परंपरा का विकसित रूप है। क्या है, किसी चलती हुई परंपरा का विकसित रूप है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रौढ़ प्रयोग अपने काव्य में किया। अचानक ही भाषा का इतना प्रौढ़ होना इस बात का संकेत करता है कि ब्रजभाषा का कोई रूप पहले से अवश्य रहा होगा, भले ही वह मौखिक ही क्यों ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, इसको आप ढंग से नोट करिएगा। ठीक है, पूछा जाता है इस पंक्ति को। फिर आगे है, खड़ी बोली को कौरवी, सर हिंदी, तो यहाँ पर इसे अलग अलग लिखा है, अलग नहीं होगा, इकट्ठे होगा, सर हिंदी, नागरी, हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली के अन्य नाम क्या क्या है। कौरवी है, सर हिंदी है, नागरी है और हिंदुस्तानी है। फिर आगे है, कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग
अमीर खुसरो ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है, तो इस तथ्य को भी नोट करिए। पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, तो ये मुख्यतः वैसे तो पूरे भारत में खड़ी बोली का प्रयोग वर्तमान में किया जाने लगा है। जो इसके केंद्र या गढ़ रहे हैं खड़ी बोली के, तो वो माने जाते हैं दिल्ली और मेरठ। इसके पश्चात है खड़ी बोली गद्य का सर्वप्रथम रचना किसे स्वीकार किया जाता है, तो गद्य की या फिर खड़ी बोली गद्य की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, ठीक है। फिर देखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना हो जाएगी, तो ये गंग कवि की हो जाएगी। इसमें अगर इनका पूछा जाता है तो ये 1570 हो जाएगा। और जो गंग कवि है ये अकबर के दरबारी कवि भी माने जाते हैं। इसके पश्चात आगे है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग अल बुरूनी ने 11वीं शती में किया था। और किस रचना में इन्होंने किया था, तो इनकी रचना का नाम था अल हिंदी। कौन सी? अल हिंदी जो इनकी रचना थी, उसमें हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाषा के अर्थ में अल बरूनी के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात देखिए अगली पंक्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है हिंदी नई चाल में ढली, क्या है? हिंदी नई चाल में ढली किसकी पंक्ति होगी ये, तो ये भारतेंदु की पंक्ति हो जाएगी। और ये भी पूछा जाता है कब इस पंक्ति को कहा गया था, तो ये 1873 में कहा गया था। और किस रचना में कहा गया था इनके द्वारा, तो ये कालचक्र नामक जो इनकी पुस्तक थी, यहाँ पर इस तथ्य को कहा गया था, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी देखिएगा, आगे पूछा गया है नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था, तो नागरी प्रचारणी जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन किया गया था 1896 ईस्वी में। और जो बेणी प्रसाद इसके संपादक थे, ठीक है। बेणी प्रसाद का भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण होंगे। फिर कई बार आपसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1893 में, तो इसका प्रकाशन नहीं किया गया था, तो नहीं। जो 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, और जो पत्रिका उसके पश्चात ही आई थी, तो 1896 पत्रिका का प्रकाशन हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा मुंशी सदासुख लाल नियाज, क्या है? मुंशी सदासुख लाल नियाज, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र खड़ी बोली गद्य में महत्वपूर्ण ये योगदान देते हैं, ठीक है। आरंभिक समय जब खड़ी बोली का था, उसमें ये 4 यार के तौर पर जाने जाते थे। इन्होंने खड़ी बोली गद्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। किसने? मुंशी सदासुख लाल नियाज, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इसके पश्चात देखिएगा खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। फिर से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तथ्य भी, कि जो खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आए थे, उससे पहले ऐसा होता था कि पद्य और गद्य की अलग अलग भाषा होती थी। अलग अलग भाषा का प्रयोग इन दोनों शैलियों के लिए किया जाता था, ठीक है। परंतु जब महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी काव्य जगत में आए, तो इन्होंने दोनों ही क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग लाया, ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा ओम जय जगदीश हरे जो आरती है, पूछी जाती है किसके द्वारा इस आरती की रचना की गई है, तो ये की गई थी श्रद्धा राम फुलौरी के द्वारा। इसका भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलटी कमीशन और एलटी टेट में इस प्रश्न को अधिकतर पूछा ही जाता है। फिर देखिएगा जो श्रद्धा राम फिलौरी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शख्स रहते हैं। तो ये प्रश्न मैं यहाँ पर आपको छोड़ देता हूँ, आप बताइएगा कि इनकी उपन्यास का क्या नाम है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो उपन्यास माना जाता है, और इसे भी हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। इसके पश्चात आगे देखिए भारतेंदु जी हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रश्न को नहीं पूछा गया है, परंतु तथ्य को याद रखना चाहिए। अगर आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं तो इससे आप परिचित होने ही चाहिए कि हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इसके पश्चात देखिएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के गंवारूपन को दूर किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न इसे माना जा सकता है। यहाँ से देखिएगा जो प्रश्न बनेगा भविष्य में आपसे कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये किसके गुरु माने जाते हैं, शिक्षा गुरु मुख्यतः। तो जो भारतेंदु थे इनके ये गुरु माने जाते हैं, शिक्षा गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिएगा यहाँ से और तथ्य मुझे याद आ रहा है कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, राजा लक्ष्मण सिंह
जो राजा लक्ष्मण सिंह थे ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधारी थे, परंतु जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं ये उर्दू निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, या फिर हिंदुस्तानी के पक्षधर माने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी जो भाषा, इनकी जो हिंदी थी उसमें अधिकतर आपको अधिकतर जो शब्द देखने को मिलते थे वो उर्दू के मिलते थे, परंतु जो आपके राजा लक्ष्मण सिंह हैं इनकी भाषा में आपको ज़्यादातर संस्कृत के लफ्ज़ देखने को मिलते थे या अक्षर देखने को मिलते थे। फिर आगे देखिएगा जयचंद्र प्रकाश। जो जयचंद्र प्रकाश है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। पूछा जा सकता है आपसे कि जो जयचंद्र प्रकाश है ये किसकी रचना है, तो ये भट्ट केदार नामक विद्वान थे आदिकाल में, उनकी ये रचना मानी जाती है। और ये भी पूछा जा सकता है ये किस प्रकार की रचना है, यह लौकिक पद्य साहित्य की रचना मानी जाती है जयचंद्र प्रकाश। इसके पश्चात आगे ये दिया गया है यह रचना अब उपलब्ध नहीं है, अर्थात वर्तमान में इसके कोई भी आधार या फिर आपको कहे हार्ड कॉपी हमें उपलब्ध नहीं होती है। राठौड़ारी ख्यात जो रचना है इस रचना में इस रचना का वर्णन मिलता है, अर्थात जो राठौड़ारी ख्यात रचना है इसमें हमें जयचंद्र प्रकाश के कुछ तथ्य या कुछ दोहे उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो जयचंद्र प्रकाश नामक कोई रचना भी थी। ठीक है, इसमें कन्नौज के राजा जयचंद है। कहाँ के राजा थे राजा जयचंद, ये कन्नौज के राजा थे। इसमें राजा जयचंद की वीरता का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ जो ग्रंथ है यहाँ पर राठौड़ारी ख्यात, इस ग्रंथ को बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में अब सुरक्षित भी रखा गया है। ठीक है, फिर अगला तथ्य जो यहाँ पर है ये है रणमल छंद। जो रणमल छंद है पूछा जाता है किसकी ये रचना मानी जाती है, तो ये श्रीधर व्यास की रचना मानी जाती है। कई जगह शॉर्ट में श्रीधर भी दिया जाए तो इसमें भी गलती नहीं होगी, श्रीधर भी इसके ही रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, अकेला श्रीधर दिया जाए तो भी रणमल छंद इसकी रचना हो जाएगी। ठीक है, अगर दिया जाए श्रीधर व्यास तो यह भी एक ही बंदा है, अलग अलग नहीं है। अगर रचनाकाल की बात की जाए तो 1454 विक्रमी संवत इसका समय माना जाता है, और यह भी लौकिक पद्य साहित्य माना जाता है। और जो ये रचना है इसमें केवल 70 छंद उपलब्ध होते हैं। कितने छंद इसमें उपलब्ध होते हैं? 70 छंद, जो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपादित रास और रासनवई काव्य में संकलित हैं। इस रचना में ईडर के राठौड़ राजा रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की गई विजय का वर्णन मिलता है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, मुख्य जो पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि जो रणमल छंद है इसमें किस राठौड़ राजा का वर्णन मिलता है, तो ईडर के राठौड़ राजा रणमल का जिक्र मिलता है। इसके पश्चात जो आगे महत्वपूर्ण रचना रहेगी तो ये रहेगी आपकी वर्ण रत्नाकर रचना। ठीक है, इसके रचनाकार कौन होंगे ये हमने पहले ही देखा है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, और ये कैसी रचना है? लौकिक गद्य साहित्य की रचना मानी जाती है। अगर पूछा जाए आपसे कि इसका समय कब का है, तो ये 14वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। अगर ये पूछा जाए 14वीं शताब्दी किसके द्वारा इसका समय माना गया है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया समय होगा। फिर आगे है वर्ण रत्नाकर मूलतः राजकुमारों को स्थानीयता की ज्ञान कराने के लिए लिखी गई रचना है। ठीक है, किसको? राजकुमारों को स्थानीयता की ज्ञान कराने हेतु लिखी गई रचना है। इसका प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे है यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। क्या है? ये वाली पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी। क्या यह मैथिली हिंदी में रचित है? कैसी किस भाषा में रचित है? मैथिली हिंदी में रचित है, और यह गद्य पुस्तक है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति यहाँ पर ये लाई गई है कि जो आपकी रचना है वर्ण रत्नाकर, इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति रहेगी पूरी की पूरी यहाँ वाली। ठीक है, फिर आगे देखिए इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। कैसा? शब्दकोश सा यह प्रतीत होता है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे। किस भाषा के? मैथिल भाषा के। फिर आगे देखिए वर्ण रत्नाकर में नायिका का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपने।
फिर आगे देखिए राउलवेल, जो रचना है राउलवेल, इसके रचनाकार कौन होंगे? रोड़ा कवि। रोड़ा कवि इसके रचनाकार हो जाएंगे। समय कब का रहेगा इसका? 10वीं शताब्दी का इसका समय रहेगा और यह लौकिक गद्य साहित्य रहेगा। ठीक है, राउलवेल भी। और जो राउलवेल है यह शिलांकित कृति है। कैसी कृति है? शिलांकित, अर्थात शिलाओं में इसे रचा गया था। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं में रचा गया था, तभी इसे शिलांकित कृति कहते हैं। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। कौन सी? राउलवेल। देखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो गद्य पद्य मिश्रित रचना है इसका अन्य नाम क्या माना जाता है? चंपू काव्य। इसके पश्चात यह दिया गया है, हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा राउलवेल से ही प्रारंभ होती है। तो यह भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। फिर आगे है, राउलवेल की भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात राजस्थानी प्राधान्य है। क्या है? जो राउलवेल है इसकी भाषा कैसी रहेगी? लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्राधान्य। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। मुझे याद है कि कोई एक परीक्षा थी, उसमें पूछा गया था कि जो राउलवेल है इसमें कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं 7 बोलियों के शब्द। ठीक है, और जो प्रधान रहेगी इसमें बोली तो वो राजस्थानी रहेगी। बम्बई के प्रिंस वेल्ज संग्रहालय में इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित भी करवाया गया है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित मिलता है। फिर आगे है, इसकी नायिका राउल है। नायिका के सौंदर्य का नखशिख से वर्णन पहले पद्य में और बाद में गद्य में मिलता है। ठीक है, कैसा क्या है? जो नायिका के सौंदर्य का नक्शे शिख वर्णन पहले पद्य में मिलता है और बाद में गद्य में। इसका भी ध्यान रखना है आपने। इसके पश्चात देखिएगा आगे यहाँ पर हमारे पास जो अगली रचना आ जाएगी तो उसका नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे कि किस विद्वान की रचना हो जाएगी। तो जो पंडित दामोदर शर्मा है इनकी ये रचना हो जाएगी। और समय पूछा जाता है कब का समय रहेगा? तो 12वीं शती इसका समय रहेगा और यह भी लौकिक गद्य साहित्य की रचना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, पूछा जाएगा भविष्य में कि किस ग्रंथ से इसे उद्धृत किया गया है। तो पंक्ति ये होगी, वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब पुराण देखब धर्म करव। तो ये पंक्ति कहाँ से संग्रहित करी गई है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ से इसे संग्रहित करा गया है। पंडित दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। जो पंडित दामोदर थे यह महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित भी माने जाते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, इस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेश और संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा प्रकाश मिलता है, या फिर उस समय की संस्कृति इत्यादि या फिर उसके आसपास के माहौल का जिक्र इस ग्रंथ में हमें मिलता है। ठीक है, कौन से माहौल का? बनारस और इसके आसपास के माहौल का और क्षेत्र का। फिर आगे है, इस रचना से ये पता चलता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी इस ग्रंथ में ध्यान दिया गया है। ठीक है, किस ग्रंथ में? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ भी माना जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। इसके पश्चात जो आगे ग्रंथ आता है रास। रास ग्रंथ नहीं है, ये संप्रदाय है या साहित्य है। रास संप्रदाय या साहित्य अलग से माना जाता है, रासों से अलग रहता है। ये जो रास है या फिर जैन साहित्य है, यह रास काव्य जैन कवियों के द्वारा रचा गया था, या फिर जो जैन कवि थे इन्होंने रास संप्रदाय चलाया था। जो इसका समय है 12वीं से 13वीं शती के मध्य रहा था। जैन कवियों के द्वारा जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इस साहित्य को रचा गया था और जिसका नाम आगे रास साहित्य के अंतर्गत कहलाया गया। ठीक है, तो देखिएगा आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं तक रहता है। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, परंतु यहाँ पर आपको बहुत से तथ्य मैंने आपको बताए। ठीक है, आप वीडियो को ढंग से पॉज करके देखिएगा कहाँ पर आपको कौन सा नोट्स मिलता है, तो इसको आपने ढंग से देखना है। बाकी देखिएगा, फिर से आपको बताऊँगा कि हमारी टीम के द्वारा नए कोर्स लॉन्च करे जाएंगे न्यू ईयर में। ठीक है, 1-2 शायद 1 जनवरी से ही आपको इसके लेक्चर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा
तो वो जल्द से जल्द इनमें ज्वाइनिंग ले ले। यहाँ पर आपको छूट भी मिलेगी जो शुरुआत के कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप 8219312129 पे व्हाट्सएप करिए और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।